1707 औरंगजेब के शासनकाल के बीच का काल रहा, वो मुस्लिम काल रहा। और 563 ईस्वी से जो बुद्ध जी के बाद जो काल हुआ है ये वो बौद्ध धर्म से अपनाया गया, बौद्ध काल से संबंध था। अब बात करेंगे यह आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। हमारे यहाँ अंग्रेजी का आरंभ कैसे होता है, कैसे हमारे यहाँ यूनानी कंट्री यहाँ जो है प्रवेश करती है भारत में, और वो फिर जो है अपने अपने हिसाब से यहाँ की समृद्धि, यहाँ की धन दौलत, यहाँ की को देख करके ये लोग जो है बड़ा ही लालच में आए और सोचे कि इंडिया एक समृद्ध देश है और इस देश से आयात निर्यात किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए तो हम अपने देश में माल हो सकते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ जो है यूनानी कंट्री का आगमन शुभारंभ, यूनानी कंट्री का मतलब ऐसा ही क्या कहते हैं यूरोपीय कंट्री, यूरोपीय कंट्री के आगमन का मतलब ये सब यूरोपीय देश के थे। ये लोग यूरोपीय महाद्वीप मतलब जिस महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो ये यूरोप के रहने वाले थे। ये कंट्रियां कहाँ की थी? यूरोप। यानी यूरोप में पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आया। कौन आया? 1498 में इटाली कंट्री जो है पश्चिमी ये भाग को क्या नाम है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पहले जो है 1498 में वास्को डी गामा आया, लगभग यानी 15वीं शताब्दी की आदमी। इसके बाद वो जो समुद्री यात्राओं से आया था, यहाँ की स्थिति का जो अवलोकन किया, फिर वो चला जाता है 1510 यानी 1498 पुर्तगाली भाषा में पुर्तगाली आई है वास्को डी गामा का आगमन। ठीक, इसके बाद करीब 1510 में पुर्तगाली में प्रवेश होता है जावा द्वीप पर। पुर्तगालियों का प्रवेश 1613 में 1613 में अंग्रेजों का व्यापार में प्रवेश। 1600 ईस्वी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की, करती थी 1600। इसके बाद एक फार्मूला हम बताते हैं इन विदेशियों यूरोप कंट्री के आगमन का। ये है पी फॉर पुर्तगाली, ए फॉर अंग्रेज, डी फॉर डच, एफ फॉर फ्रांसीसी, फिर डी फॉर डेन, डी फॉर डेन। ये सब यूरोप कंट्रियां थी। कैसी थी? यूरोपीय देश। समझ रहे हैं? कभी कभी आप परीक्षा देने आते हैं तो पूछता है कि इनका नाम दे करके यूरोपीय देशों का भारत में प्रवेश, यानी क्वेश्चन पूछता है प्रश्न। यानी एक प्रश्न कर देता है हर जगह पर कि भारत में क्रमशः भारत में
क्रमशः नहीं, यूरोपीय देशों का भारत में क्रमशः प्रवेश, यूरोपीय देशों का भारत में क्रमशः प्रवेश। तो यूरोपीय देश का मतलब यूरोपीय महाद्वीप के सब देश हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, गलत नहीं कर देता है, पहले लिखेगा मलेशिया अंग्रेज, ऑप्शन ए में हो गया अंग्रेज, ऑप्शन बी में हो गया पुर्तगाली, ऑप्शन सी में हो गया डच, और यहाँ हो गया डेन। अब ये मान लीजिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आपने क्रमशः प्रवेश पहले कौन आया है, यदि मान लें भूल से आपने ये को लगाया दिया है, इसको आप ड्राइंग कर दिया ऑनलाइन पर, तो आपका क्वेश्चन जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले कौन आ रहा है। अगर यही आप जो है पुर्तगाली पर आप बी को बन रहे हैं तो आप 2 नंबर पा जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है, आप जान लीजिए कि अगर आप क्रमशः, अगर कभी कभी आपको पूछता है, प्रश्न बनाता है, आगे जो है नेट वगैरह असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं देते हैं, इसमें प्रश्न कर देते हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि यूरोपीय महाद्वीप की जो ये कंट्रियां हैं, ये जो देश हैं, क्रमशः जो है नंबर पहले आता है पुर्तगाली। पुर्तगाली का मैंने बताया कि पहला पुर्तगाली जो आया था उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? हाँ, यह समुद्री यात्राओं द्वारा आया था कालीकट के तट पर, समझ रहे हैं। इसके बाद वो आया, यहाँ की स्थिति का ब्यौरा लिया, यहाँ से देख करके यहाँ देखा कि भारत बहुत जो समृद्धशाली देश है, यहाँ से आयात किया गया है, और यहाँ से आयात का मतलब जो वस्तुएं हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ वस्तुएं मंगाई जाती है, यानी जो कोई देश अपने देश में वह वस्तुओं का व्यापार की दृष्टि से मतलब लाता है या मंगाता है, उसको आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो अपने वस्तु का जो पैदावार है दूसरे देशों को भेजता है, उसे निर्यात करते हैं। तो अब हमारे यहाँ जो है से यह आकर अपने देशों के लिए क्या क्या निर्यात कर रहे हैं, उसकी बात सुन लीजिए। ये हमारा देश है कहाँ, आज तो छोड़ रहे हैं, कल के बाद नहीं छोड़ेंगे सर, बात नहीं कर डिलीवरी वाला फोन नहीं नहीं, तो ठीक है, तो जाओ बंद करो। यहाँ से व्यापार करने के लिए क्यों लालच में पड़े, इन बातों को समझिए। तो यहाँ हमारे यहाँ कुछ भारत में पहले कहा जाता था गुप्त काल में सोने का चिड़िया। क्या कहा जाता था? ये इतना समृद्धशाली देश था, इतना यहाँ सब कुछ पैदा होता था, और यह एक बहुत ही जो समृद्ध देश था। तो क्या क्या जब यह पुर्तगाली देखे तो यहाँ हमारे क्या क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ मसाला होता है, हमारे यहाँ जो है चाय होता है, हमारे यहाँ कहवा होता है, समझ रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है चमड़ा बहुत ज्यादा पैदा होता है, उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं। हमारे यहाँ सोरा नील पैदा ज्यादा होता है, समझ रहे हैं, जैसे नील की खेती करवाते थे अंग्रेज यहाँ जब आ रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ की जो चीजें थी वह अपने देश में ले जाकर बहुत महंगे रेट पर बेचते थे, इसलिए वो बहुत फायदा ले लेते, समझ रहे हैं। यूरोप कंट्री में जब हमारे यहाँ, अभी हम क्रमशः बताएंगे, जब अंग्रेज यहाँ आया था, अंग्रेज जो है आपको मैंने बताया 1613 ईस्वी जो है व्यापार से आक्रमण कर लिया और 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना डाला था। यह अंग्रेज यहाँ की 1 रुपये की चीज खरीदकर, 1 रुपये की जो यहाँ किसी वस्तु की कास्ट प्राइस 1 रुपया पड़ता है, वहाँ ब्रिटेन में 16 रुपया देता। कितना बेचता था? यानी 1 संबंध 16 का अनुपात। कितने का संबंध था? 1 संबंध 16 का, यानी 1 रुपया के समय में सामान भेजी गई है और 16 रुपया में बेची जा रही है। अब समझिए कितना फायदा हो जाएगा, कितना वो रिच कंट्री हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ जो है केरल वगैरह से पुर्तगालियों ने मसाला यहाँ से जो है अपने देश में भेजना शुरू कर दिया। यहाँ से जो है आपका चाय भेजना शुरू कर दिया, कहवा भेजना शुरू कर दिया, चमड़े यहाँ से निर्यात करना शुरू कर दिया, यहाँ से नील सोरा अपने यहाँ निर्यात करने लगा। इस प्रकार से करीब करीब यूरोपीय कंट्री में जो पुर्तगाली का नंबर है वह 1510 से व्यापार करना शुरू करता है। कितना? 1510।
1510 से व्यापार शुरू करता है। करीब करीब व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापार के क्षेत्र में यह 100 वर्ष तक का अपने यहाँ से जो है आयात करता है, आयात निर्यात का कार्य करता है। ज्यादा तो नहीं करता है। कितने वर्ष? 100 वर्ष याद रखिए। यह जो है पुर्तगाली हमारे यहाँ एक छात्र है जो है एक छात्र व्यापार, एक छात्र व्यापार जो है 100 वर्ष तक है। कितना? 100 वर्ष याद रखिए। ये भी 100 वर्ष तक इन्होंने यहाँ जो है से व्यापार कर लिया। कौन? पुर्तगाली। ये छात्र मतलब कि तब कोई कंट्री नहीं थी, कोई रोड पे नहीं था, मतलब इसका एक ये मतलब ऐसा नहीं अंग्रेज के संवाद में है। एक छात्र मतलब तो पूरा का पूरा इसके सामने कोई दूसरा और करने वाला व्यापारी नहीं था, नहीं सकता कि एक छात्र राज किया। तो इस प्रकार से आइए देखिए कि आप जो रेड लाइन पे है। हाँ, रोज रोज हम नहीं वो कर पाएंगे। तो ये सर कितना? 100 वर्ष तक याद रखिए। कभी भूलिएगा, गूगल किताब या गूगल कैसे भी पढ़ सकते हो। कितने तक ये अक्षर का व्यापार किया था? 100। इसके बाद पुर्तगाली के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर अंग्रेज आया। कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज चूंकि पुर्तगाली तो यहाँ से जो भी चीज लेते थे, लेकिन अंग्रेज जब यहाँ आता है, यहाँ की संस्कृतिता को देखता है, यहाँ का जो है बहुत संपन्न देश की देखता है, सोचता है कि हमारे यहाँ से बहुत सारा चीजें हम अपने यहाँ बेचेंगे तो माल माल हो जाएंगे और हम बहुत जो है विकास कर जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए अंग्रेजों जब यहाँ आए तो यहाँ ये भी अपना यही व्यापार के होने लगे। उन्होंने भी जो है यहाँ से जो है नील, यहाँ से चमड़ा, यहाँ से सोना, यहाँ से चीनी, यहाँ से चाय, कहवा, ये सब जो है अपने देशों में बेचना शुरू करे, यहाँ से ले जाकर के। समझ रहे हैं? निर्यात करना शुरू करे। अब ये मैंने बताया कि एक चीज, 1 रुपए की चीज 100 रुपए बेचने का मतलब इनको 16 गुना का लाभ होता है। कितना का होता था? 16 गुना। अब अंग्रेज तो इसके बाद फिर डच है। कौन आए? डच भी अपने जो व्यापारी कोठियां डाली, सारे लोग अपने व्यापारी कोठियां डालना शुरू कर दिए। ऐसे ही डच भी व्यापार करना शुरू कर दिए। फिर फ्रांसीसी आए, वो भी अपना व्यापार करना शुरू कर दिए। आए सारे लोगों ने यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया। बात यहाँ आकर फंस रही है क्या? बात इतने फंस रही है कि सारे लोग तो व्यापार करने से के होड़ में लग गए, लेकिन आप समझ लो कि जब वहां आपसी जो है जलन, आपसी मनस्यता, आपसी जो है विरोधाभास उत्पन्न हो गया इन यूरोपीय देशों में। यानी एक दूसरे को देखकर जलना शुरू करे, पुर्तगाली अंग्रेज को, अंग्रेज पुर्तगाली को, डच को, डच आपसी क्या हो गया? बंद हो गया, आपसी मतभेद हो गया। अब चूंकि ऐसा सिस्टम एक आता है, ये लोग अपने में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे होता है क्या कि यहाँ अंग्रेज सबको जो है सक्रिय पड़ता है, अंग्रेज सब पर भारी पड़ता है। क्या पड़ता है? अंग्रेज सब पर भारी पड़ता है। और कुछ तो डच और वगैरह डेल्टा वाली कंपनियां जो है अपने इसको बेचकर चली गई। किसको? अंग्रेजों को। लेकिन कुछ लोगों से तो युद्ध करना ही पड़ा, इसलिए इसमें आपका फ्रांसीसी और ये पुर्तगाली और अंग्रेज का वो फ्रांसीसी, ये आपस में क्या के व्यापार को लेकर के उलझ गए। और इन लोगों में जबरदस्त युद्ध हुआ। युद्ध के थ्रू ये हुआ कि अंग्रेज जो है हर तरह से सक्रिय और विजयी रहे और इनको भगाने में सफल हुए। इसको, ये पुर्तगाली को और फ्रांसीसी को। समझ रहे हैं? और 10 दिन तो ऐसे ही अपना बेचकर चला गया। तो इस प्रकार से ये लोग जो है परास्त हुए और वो लोग अपने अपने चले गए। अब बचा कौन? अंग्रेज। अब अंग्रेज जो है यह बहुत ही जो है सूझबूझ अपना यहाँ हमारे भारत देश में चलाना शुरू किया। उसको लगा कि यहाँ से व्यापार करना तो है, साथ साथ है और उसके अंदर लालच आती है और व्यापार के नाम पर कोठियां डालता है। कोठियां डालने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है 1600 में। किस कंपनी की? ईस्ट इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखिए, ये भी क्वेश्चन जाएगा। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत
में कब स्थापना की, कब स्थापना की। अब ऑप्शन देगा 1700 ईस्वी, बी देगा 1613 ईस्वी, कुछ भी दे सकता है, तीन गलत समझ रहे हैं। फिर 1800 और डी दे दिया 1600, कितना दे दिया 1600। अगर आपने 1600 को नहीं किया, क्लिक किया या 1600 को आप ड्राइंग नहीं किया, अगर ऑफलाइन है तो फिर आप क्लिक उत्तर देते हैं आंसर चार्ट में, जो भी उसको आप ड्राइंग करते हैं। अगर ये ऑनलाइन है तो कंप्यूटर में बैठकर तो आप क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप 1600 को नहीं किया, कहीं अगर 1600 पे 1700 कर दिया, तो अगर 2 नंबर का आपको यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। अगर कहीं आप इसको क्लिक कर दिया, किसको 1600 को, तो आपको 2 नंबर का 2 नंबर। तो ये भी आप पढ़ते समय नोट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके इतिहास से रिलेटेड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 1600 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी डाला था, समझ रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खास तौर पर बंगाल ले, उड़ीसा ले, और उधर जो है आपका इधर मद्रास चले, उधर ये जहाँ तक ये अपना जो अकवाम बसारा, जहाँ तक इसकी शासन व्यवस्था थी, वहाँ जो हार्ड फास्ट जो अपना ये आयात निर्यात करना शुरू कर दिया। आयात तो ज्यादातर निर्यात ही करना था, आयात क्या करना है, इसको यहाँ से ले जाना था। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि 1 रुपए की चीज 16 रुपए देता था, इससे 16 रुपए लाभ करता था। अब अंग्रेज जो है सब पर भारी पड़ते हैं, सबको हटा करके अपना शासन करना शुरू किया। अब हमारे यहाँ शासन के दृष्टिकोण से अब इसकी यूरोपी यहाँ दर्शाया गया है कि आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का आरंभ, कहाँ आरंभ का मतलब भारत में, एवं आज्ञा पत्र, एक आज्ञा पत्र जारी किया था, समझ रहे हैं। आज्ञा पत्र, चार्टर अकाउंट इसको बोलते हैं। अब ये कैसे कैसे शुरू हुआ, अब देखिए इसके आगे क्या होता है कि अब जो है आपके यहाँ करीब करीब याद रखिए 1613 से ये अंग्रेजों का जो व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश हो गया, यानी अब ये 1613 से अब सक्रिय हो गए, सक्रिय हो गए। अब 1613 का मतलब हम कह सकते हैं 17वीं शताब्दी का प्रारंभ, यानी 1600 से जब आगे गए तो 17वीं शताब्दी का प्रारंभ गए या 1613। यानी अब आप इसको मोटी आप दर्शा सकते हैं कि अंग्रेजों का आप शासन काल देखिए, अंग्रेजों का शासन काल तो 70 यानी आधुनिक काल जो माना जाता है, आधुनिक काल यह है हमारे यहाँ 1700 से 1947 ईस्वी, 1700 से 1947 ईस्वी, समझे, ये आधुनिक काल में आता है। और फिर इसमें यह जो 1700 से 1947 है, ये कहने का मतलब कि 47 में आप स्वतंत्र हैं और 47 के बाद जो आता है वो स्वतंत्र काल आता है। 47 के बाद क्या होगा, स्वतंत्र काल, यानी भारत अपना खुद जो है राज्य अपना सरकारी चलाने लगा, अपना सब आत्मनिर्भर हो गया। तो इस प्रकार से इसमें भी 2 भागों में बांटा गया। 1700 से 1857 ईस्वी, 1700 से 1857, यह जो है आपका ये भी ब्रिटिश काल है, ये भी ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल। देखिए फिर क्या करता है कि 1858 टू 1947 ये ब्रिटिश काल है और ये ब्रिटिश शासन काल है। ये क्या हो गया, ब्रिटिश शासन। और फिर डिवाइड हो रहा है, फिर देखो 1947 से आज तक
से आदि, यानी स्वतंत्रता के बाद आधुनिक काल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? देखो ये जो आधुनिक काल है, ये आधुनिक काल ब्रिटिश के पक्ष में था, लेकिन अब यहाँ से मैंने डिवाइड किया। हाँ, कौन क्या पूछेगी? खड़े हो जाओ, जो भी पूछना सब पूछ रही है, खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। जो काल क्रम का प्रारंभ यहाँ से है। शासन काल का मतलब कब से वो अपनी शासनिक व्यवस्था चालू की, कब तक वो जो अपने अपने जो है देसी यहाँ के राजाओं पर भारी करके अपना अपना शासन करना शुरू कर दिए। काल तो इनका इसी समय से प्रारंभ हो गया, 17वीं से 1857 तक। ये ईस्ट इंडिया कंपनी काल का गया। कौन सा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी यहाँ जो है 1700, देखिए काल तो 1700 से हो गया, हुआ तो 1613 से क्या काम किया, लेकिन 1757 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी काल है। ईस्ट इंडिया का कौन सा काल है? यानी अब कैसे कि सब यह 1857 आपका जो स्वतंत्रता संग्राम है, तो ये 1800 बढ़ी 1857 स्वतंत्रता संग्राम में, जिसमें आप रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का पूरा वर्णन है। इसको भी समझा देते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ। यही एक लॉर्ड डालहौजी हमारे यहाँ एक जो है गीत एटोपी एकास दास बहुत कंफ्यूज कर रहे, सही बता रहा हूं, नहीं आएगा लॉर्ड डालहौजी की बात कर रहा हूं। लॉर्ड डालहौजी नीचे पता है लौकत नहीं किया। हमारे यहाँ एक अधिनियम लागू किया था, वो क्या था? हड़प नीति के तहत उन्होंने यह दर्शाया था कि जिस राजतांत्रिक व्यवस्था में हमारे छोटे छोटे राजा जो है अपने छोटे छोटे मतलब के राजनीतिक व्यवस्था राजा राज्य चलाते थे, यानी हमारा देश करीब 2 भाग में बढ़ चुका था। तो वो जो है जब यहाँ आए थे एक अधिनियम क्या लागू कर, उनको ये लगा कि अधिनियम क्या लागू किए कि जिन राजाओं के पास अपनी खुद की संतान नहीं होती, जिन राजाओं के पास अपनी खुद की संतान नहीं होती, तो ऐसा जब खुद की संतान नहीं होती थी तो लोग गोद लेते थे। क्या लेते थे? आज भी गोद की प्रथा है। देखिए गांव घर में भी जिनके पास अगर लड़के नहीं है तो भाई के लड़के गोद ले लेते हैं, यानी उनके पर पार्टी का उत्तराधिकारी वही रहेगा और आगे उनकी संपत्ति का क्या होगा। इसलिए जब राजाओं के पास अपनी खुद की संतान नहीं होती थी या उनके पास लड़के नहीं होते थे तो वो किसी का गोद ले लेते थे। तो यह गोद प्रथा को उन्होंने समाप्त किया अपने हड़प नीति से कि जिन राजाओं के पास अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं होगा उनका राज्य अंग्रेजी राज में विलय कर दिया जाएगा या मिला दिया जाएगा। समझे? उसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई के सामने भी यही समस्या थी। समझ रहे? तो रानी अब उसमें रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब तात्या टोपे और उसके गुट के नेता सारे लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध किया और इस विरोध को जब शुरू किया, अब वो विरोध को कहाँ मानेंगे? इसकी लाठी इसकी भाई से धीरे धीरे शक्ति हो गए, वो नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं? और अंत तक जो युद्ध छिड़ जाता है और इसमें रानी लक्ष्मीबाई के जो खुद के कुछ लोग थे अपना साथ देने वाले पूरा सपोर्ट नहीं किए, दात्या टोपे वगैरह और मिल करके नाना साहब वगैरह सहयोग किया। अंत में आप सुने होंगे रानी लक्ष्मीबाई सिंगल जो है 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरांगना का परिचय दिया। इतिहास प्रमाणित करता है कि अपने दूल्हे बच्चे को पीठ पर बांध करके और मोहे से अपने घोड़े के लगाम दबाया था दांतों से, और जो है दोनों हाथों में तलवार लेकर के लड़ना शुरू कर दिया। वो तो तभी समझ गई थी कि मरना तो तय है। हुआ एक थोड़ा तेजी से, अब मारती काटती घोड़े से रोकती चली जाती थी, लेकिन उनके पास क्या थी? बंदूकें। क्या थी? बंदूकें। और अंततः जो है घेर करके रानी लक्ष्मीबाई को ये जो गोली से उड़ा देते हैं, मार देते हैं। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में वो याद रखिए, कभी कभी हिंदी में टेक सीक्रेट सुपर टेक भी किसी में पूछता है कि अगर कोई वीर मरता है और कोई जो है औरत है, अगर वह वीरता दिखाते करती है तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वीरांगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यह वीरांगना हो जाती है, यह युद्ध में लड़ते लड़ते जो है मारी जाती है। और जिनके विषय में कहा गया है
कि कैसे हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी की। यानी इसका पूरा पूरा ऐसा सुन लो, बुद्ध ले हर दोनों के मुंह हमने सुनी खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली। यार देखो ये बुलंद करती है आवाज कि हमारे यहाँ जो है वीर ही नहीं वीरांगना भी पैदा हुई। पूरे यह देश का एक बहुत परचम है, ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं भी वीर पुरुषों से कम नहीं रही है, अंत में वो मारी जाती है। ये 1857 स्वतंत्रता संग्राम का एक जो है आपको मतलब सीन बनेगा है। अब हम जो है आपके कोर्स से चल रहे हैं। अब 57 का मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काल रहा। अब 1858 जो है सिमटता है कि 58 होता तो 1858 से 1947 यानी 1858 के बीच में बहुत सारे जो है मूवमेंट हमारे यहाँ हुए, बहुत सारे मूवमेंट थे। अब कब तक होते रहे जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं। 1947 में आप स्वतंत्र हुए। यानी कुछ हम मूवमेंट को भी बता देते हैं। जैसे मूवमेंट ये ज्यादातर गांधी जी के अगुवाई हुआ, इसके अगुवाई हुआ था जब गांधी जी करीब अफ्रीका से जब इंडिया में आते हैं तो आपका पहले ये चंपारण से ही केस करते हैं, बिहार चंपारण से 1917 बिहार चंपारण में क्या हुआ था, वहाँ किसानों जो नील की खेती करते थे, नील की खेती को जबरन कार्य किया गया। वहाँ के किसानों को नील की खेती अंग्रेजों ने जबरन जो है करने के लिए कहा। अब वहाँ के लोगों ने जो स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि भाई हम अपनी खेती अपने अनुसार कर सकते हैं, हम अपनी फसल अपने अनुसार बो सकते हैं, काट सकते हैं। ये तो बहुत एक अधिकार क्षेत्र की बात होती है कि आप जो कहोगे वही में बोएंगे। तो इस पर जो है वहाँ के लोगों ने गांधी जी को वापस किया। अब गांधी जी सुभद्र के नेता थे। गांधी जी ने वहाँ जो है सर्वप्रथम जो है चंपारण में स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम का जो है मतलब सत्याग्रह, वही सत्याग्रह का सर्वप्रथम 1917 से यही से स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं। फिर अब ये धीरे धीरे बहुत सारे जो है वहाँ खास तौर पर हम आपको गांधी जी के लास्ट भूमिका बताते हैं कि जब 8 अगस्त 1945 को कुल सारे छुटपीट उद्योग को करिए एक युद्ध का वर्णन कर देते हैं। एक जो है आपका यहाँ 1917 1920 में कौन सा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। फिर 1930 के बाद 1920 के बाद क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। फिर 31 में गांधी ऋण समझौता होता है, ठीक। इसके बाद इसके बीच में एक और है जो है ज्वलंत मैं बताऊंगा 1922 और 1925। 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड इनको एक नाइट उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी। चौरी चौरा कांड में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 22 यानी 22 लोगों को हमारी भारतीय जनता ने सुना जी बात करना 22 लोगों को जिंदा जला दिया थाने में। हमारे भारतीयों ने 22 लोगों को जिंदा जला दिया। पढ़ लेना, आश्चर्य की बात मत करो। 22 लोग जो जल गए, कितने लोग जल गए? 22। अब वही चौरी चौरा कांड से गांधी जी बहुत आहत होते हैं क्योंकि असहयोग अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने नाइट की उपाधि को दी थी और वहीं से आंदोलन जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करता है। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया और बाद में उन्होंने नाइट की उपाधि जो है लौटा दी। लास्ट गांधी की भूमिका हाँ एक 1925 काकोरी कांड जिसमें हमारे यहाँ सैनिकों को कुछ अपनी ज्यादातर फौज को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, समझ रहे हैं, कुछ रुपए पैसे की जरूरत थी। इसलिए डाउन ट्रेन आई थी काकोरी को लखनऊ उत्तर प्रदेश पड़ता है। वहां जो है इन लोगों ने कुछ मिलों ने जैसे रोशन सिंह और उसमें कौन थे और ये लोग और कौन है राजेंद्र लाड़ी, ये लोग जो है मिल करके और इनके ग्रुप के लोगों ने वहां टेंट लूटा और जिसके चलते एक बार जो है अभियोग चलाया गया। अभियोग के दौरान बाद में लोगों को फांसी दी गई। क्या दी गई? फांसी दी गई। अब आप सुन लीजिए सबसे गांधी जी की अहम भूमिका 1942 महाराष्ट्र से करीब 1942 ग्वालियर टाइम में यानी आपके महाराष्ट्र में गांधी जी ने वहां अपना करीब 45 मिनट जो है बुलंद भाषण दिया था। अब गांधी जी को लगने लगा कि ये अंग्रेज
असहयोग, हिंसा या भीख मांगने से देश को स्वतंत्र करने वाले नहीं है। इसके बीच में एक थोड़ा सा फोकस करूंगा। हमारा यहाँ जो है नेता दो ग्रुप में बढ़ गए, एक नरम पंथ तो नरम पंथ में गांधी जी थे, गोखले वगैरह समझ रहे हैं, और गरम पंथ में 3 नेताओं का याद आएगा नाम, कभी कभी ये पूछता है, याद रखना ये कभी कभी पूछता है, और ये इसको आप याद रखना क्या है, ये देख लो, लाल पाल बाल, लाल पाल बाल का पूरा नाम देख लो, ये लाल पाल और ये लाल बाल तो लाला लजपत राय, लाल से क्या गया, लाला लजपत, पाल से बिपिन चंद्र पाल, बिपिन बाल से बाल का अदर तिलक, बाल का तिलक। ये तीनों जो है गरम दल नेताओं के थे। कैसे थे? इनका कहना था गांधी जी को भी अल्टीमेटम देते थे, पाकिस्तान देते गांधी जी, इनको अच्छा नहीं लगते थे गांधी जी को। ये लोग अच्छी तरह से जानते थे बिना मार काट, बिना युद्ध, बिना के ये अपने जो है यहाँ से भागने वाले नहीं, इसलिए गांधी जी को ये प्रिय नहीं लगते थे। ये लोगों का यह था कि लड़ करके ही जो है भगाया जा सकता है, अहिंसा आंदोलन का पुजारी बनकर के भीख मांगने से ये भारत को छोड़ने वाले नहीं। उस समय से गरम कोसी में आकर के करीब 1942, 8 अगस्त 1942 से भी खुलता है, 8 अगस्त 1942, याद रखो, जो भी हम क्विज दे रहे हैं याद रखना, 8 अगस्त 1942 इसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने जबरदस्त भाषण दिया था, और करीब ग्वालियर टाइम से 45 मिनट भाषण दिया था। कितना दिया था? 45 मिनट। अंततः लाचार होकर गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या ऐसे गांधी जी ने जो है लोकप्रियता नहीं मिली। आप अपने पिता को पिता नहीं कहते हो, लेकिन गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। भले आप गांधी जी को गाली दे रहे हो, आज तो लोग गांधी जी पर बिले मुंह उठा रहे हैं, माता पिता और से उनको गोली मार डाला, लेकिन गांधी जी की भूमिका कम नहीं रही है। गांधी जी की भूमिका, तो आप कहते हैं कि गांधी जी ने जो है देश का बंटवारा कर दिया। अरे सोचना चाहिए, उसमें छिटपुट हो रहा था, जगह जगह मार्केट चल रहा था, जगह जगह रखवार चल रहा था, जगह जगह आंदोलन चल रहा था, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल गए, आपके गांधी जी और के राजेंद्र, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के, और ये जो है जितने भी लोग नेता थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मैं बात करता हूँ, ये लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में दरारें बहुत आ चुकी थी, और मोहम्मद अली जिन्ना के अगुवाई में जो है मुस्लिम अलग देश की मांग कर रहा था। और यह क्या करते, लाचार हो करके के इनको जो है बंटवारा करने की बात आई है, तब जाकर के वो 1947 में एक पाकिस्तान को जो है अलग किया गया, और वो 14 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराते हैं, 15 अगस्त 1947 को हम तिरंगा फहराते हैं। याद रखिए, वो जो है इन युद्धों से, मार काट से, जैसे समय देख रहे हैं ना, वो बंगला में कौन है, क्या नाम है लोग इस इंडिया में, एक हसीना चल रहा है, नौबत आ रही थी, जगह जगह काटे जा रहे थे, जगह जगह मारे जा रहे थे, तमाम रक्तपात हो रहा था, खून बहोरियां बह रही थी। लाचार करके हमारी भारतीय कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान को अलग किया। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली के नाम पर पाक शब्द आया था। पाक के का नाम लेने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद अली कौन है? और उसकी अगुवाई करने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के अगेंस्ट में यह जो है पाकिस्तान की मांग होती है, और अंततः हमारी भारत जो है दो बनता है, एक पाकिस्तान एक भारत। और आप कहते हो कि जो है जो समय यहाँ से बंटवारा हुआ तो यहाँ के जितने मुस्लिम लोग वो सब चले गए पाकिस्तान में, शेष जो यहाँ कुछ लोग बचे, हमारे इंडिया वालों ने रहम किया, उन लोगों को ने कहा कि रहने दो। लेकिन आज आप कहते हो, आज देश की भावनाएं आपस में जो है, लोगों की भावनाएं जो जल गई। आज कहते हैं कि आतंक
आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, क्यों भारत देश की समस्या नहीं, वर्ल्ड लेवल की समस्या है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो आतंकवाद से परेशान है। आतंकवाद का ही शिकार का कारण था, वो देख रहे हैं वो लड़ रहे हैं, वो कौन, अरे उस पर तो इजराइल वाला समझ रहे हैं। तो आतंकवाद को कम मत समझिए, आतंकवाद जो है पूरे विश्व की समस्या, किसी एक भारत देश की समस्या नहीं है। इस प्रकार से जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। आज भी जो है आपस में मतभेद होने की वजह से कुछ लोग आतंकवाद करते रहते हैं, अपने देश को में खाते पीते हैं, जो अपने देश को बर्बाद करते हैं, घुसपैठ करते हैं, ये तो अपने जगह है। लेकिन हमें एक बात कहना पड़ेगा, आज ये नहीं, याद रखो, आज नहीं, मैंने बताया कि इतिहास में एक जयचंद जो है केवल जो है देशद्रोही हुआ करता था, आज देशद्रोही की संख्या बढ़ी है। घूस करना, घुसपैठ लेना या बढ़ावा देना, अपने ही लोगों को मारना, अपने लोगों को बम से उड़ाना, जैसे नहीं देखे बम ब्लास्ट हुआ, पता लोग मारे गए, कितने लोगों के जो है पैर उड़ गया, कितने लोगों का खोपड़ी उड़ गया, कितने लोग हॉस्पिटल में जाते जाते मर गए। ये क्या है, अपने ही वाले लोगों में। तो एक शायर बहुत अच्छा है कि हमें तो अपने वालों ने लूटा, हमें तो अपने वालों गैरों में कहाँ दम था, अधिक कश्ती हमारी वही डूबी जान, पानी कम था। एक बात और, ये गद्दारों की कमी नहीं है, एक गद्दार पक्ष है ना, सुन लो, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, सुन रहे? यस सर। दोस्ती दोस्त से होती है गद्दारों से। वाह वाह सर। गद्दारी वाला काम मत करो। कैसे तुमने जान लिया कि मैं कहूँगा कि चांदनी चांद से होती है।